सो हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी एक वीडियो हो चुकी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड। इसमें क्या बताया था मैंने कि 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 10 सालों में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पड़ता है पोर्शन हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में या इंडियन ज्योग्राफी में वो है इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड। यूजीसी नेट के लिए हम पढ़ रहे हैं और ये पोर्शन ज़्यादातर क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं, पर आपको छोड़ना नहीं है। बेसिक बेसिक आप थोड़ा थोड़ा तो करके जाएं ही जाएं। मैंने आधे घंटे की वीडियो में 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप प्लीज़ वो देखें। और बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं, बार बार दोहराएंगे तो वो याद हो जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं आता। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमारा बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो है रीजनल ज्योग्राफी से। तो रीजनल ज्योग्राफी में रीजनल प्लानिंग जो हम देखते हैं कि ये तो हमारी पहले अलग से भी एक यूनिट बनती है इसकी, पर इंडियन जो रीजनल प्लानिंग है उसमें भी ये आता है इंडियन ज्योग्राफी में। तो इसमें 97+ क्वेश्चन है वो पीछे 10 सालों में पूछे गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो मैं अभी बता देती हूँ कि ये जो रीजनल प्लानर्स दिए हुए हैं उन्होंने कितनी प्लानिंग रीजन्स बनाए हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मतलब 97 क्वेश्चन आए हैं पर क्वेश्चंस वही हैं, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन वो बार बार पूछते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत ही ऐसा नहीं है कि मुश्किल है जो आप कर ना सके, आपको ये छोड़ना नहीं है, ये पोर्शन बिल्कुल करना है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो बनता है भट्ट एंड राव, मतलब रीजनल प्लानर दिए हुए हैं एक तरफ आपको, ये क्या है मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। फिर मेजर प्लानिंग रीजन्स उन्होंने कितने बताए हैं इंडिया में, ठीक है। तो भट्ट एंड राव ने 11 मेजर प्लानिंग रीजन बताए हैं, वी नाथ ने 15 बताए हैं, और पी सेन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सैदस्युक और पी सेन गुप्ता दोनों ने मिलकर कितने बताए हैं 19। पर आ सकता है कि सिर्फ पी सेन गुप्ता का तो आया ही हुआ है कि पी सेन गुप्ता ने कितने बताए हैं मेजर या मैक्रो लेवल पर, मतलब बड़े लेवल पर कितने रीजन बताए हैं 7, और सैदस्युग ने 12, ठीक है। तो अलग अलग पूछे तो अलग अलग, बाकी क्वेश्चन में था एक साथ। फिर चंद्रशेखर ने 13 माइक्रो प्लानिंग रीजन्स बताए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, ये सॉरी मैक्रो नहीं आएगा, माइक्रो नहीं आएगा, मैक्रो आएगा। तो बहुत बार रिपीट हुआ है वी नाथ का, पी सेन गुप्ता का और चंद्रशेखर का। ये सारे ही ज़रूरी हैं, ये चारों ही ज़रूरी हैं, पर इनमें से भी क्या वी नाथ और पी सेन गुप्ता, चंद्रशेखर, भट्ट, ये बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। फिर ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे फ्लो फ्लो में बना लिया कि चलो और भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। पर इसमें क्या ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें सोवियत कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रीजन्स एंड प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, इन्होंने किसको फॉलो किया, किस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, सोवियत कॉन्सेप्ट को, पी सेन गुप्ता ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पड़ता है हमारा इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, मतलब ये क्या है कि 13 मैक्रो में बांटे हुए हैं रीजन्स, और ऑथर हैव डेलिनेटेड प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसने कि 13, अच्छा ये तो हम देख लेंगे कि 13 मैक्रो तो चंद्रशेखर ने भी बांटे हुए हैं, पर इधर आपको अगली लाइन पे ध्यान देने की बात है कि क्या बात क्या कर रहा है। तो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 13 या 13 मैक्रो प्लानिंग रीजन्स, ऑथर हैव डेलिनेटेड प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है आरपी मिश्रा, केवी सुंदरम और वीएलएस प्रकाश राव। तो इसका आंसर है आरपी मिश्रा। तो आरपी मिश्रा ने पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट विद ग्रोथ पोल एंड सेंटर पोल्स, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में पहले तो यही है कि इन्होंने चित्रण किया है आरपी मिश्रा ने 13 का मैक्रो लेवल पे। फिर आरपी मिश्रा पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट विद ग्रोथ पोल एंड सेंट्रल सेंटर्स। फिर सजेस्टेड 5 लेवल ऑफ ग्रोथ लोकेशन, ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पॉइंट, सर्विस सेंटर और मार्केट विलेज, ओके। फिर डॉक्टर केवी सुंदरम, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम टू डेवलप द रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन दिल्ली। फिर इसके अलावा दिल्ली के अलावा राजस्थान का कन्नार जो रीजन है, दंडकारण्य रीजन है, उसको डेवलप करने में, साउथ ईस्ट रिसोर्स रीजन में, इन सब में इनका सारा क्या देखा गया है, काम देखा गया है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीएलएस प्रकाश राव ने कौन सा मतलब मैपिंग की है, तो क्वालिटेटिव मैप्स बनाए हैं।
और पी सेन गुप्ता का एक क्वेश्चन आया है कि फॉर्मल और फंक्शनल, पहले तो फॉर्मल क्या है, यूनिफॉर्म है, फंक्शनल क्या है, नोडल है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है फॉर्मल में और फंक्शनल में। तो फॉर्मल जो है वो होमोजीनियस ट्रेड्स, रिलीफ क्लाइमेट, और जैसे कि एग्जांपल एग्रो क्लाइमेटिक जोन। फंक्शनल में क्या है, इंटरेक्शन और फ्लो रिलेशन, दिल्ली जैसे कि एनसीआर, दिल्ली एनसीआर रीजन जो है। फिर हमारा नेक्स्ट पड़ता है, नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट स्टैटिस्टिकल मेजर्स आर यूज टू स्टडी रीजनल डिस्पैरिटीज। तो इसका आंसर होगा क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स दे देता है तो ठीक है, अगर ये स्पेसिफिक वर्ड ना दे के या ये टर्म ना दे के वो ये भी तो दे सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, गिनी कोएफिशिएंट और लोरेंस कर्व, इट इज ठीक है। तो द स्टैटिस्टिकल मेजर्स आर यूज टू स्टडी रीजनल डिस्पैरिटीज, तो उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स। फिर इसमें अगर ये ना दे वर्ड्स तो इसमें ये कौन कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है, गिनी कोफिशिएंट आता है, लोरेंस कर्व आता है। ओके, और ये भी पूछ सकता है कि गिनी कोफिशिएंट है वो क्या मेजर करता है, तो मेजर ऑफ इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी। गिनी कोफिशिएंट है वो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को देखता है। फिर आगे दिया गया है कि ग्रोथ पोल जो है वो उसके थ्योरिस्ट कौन है, कोर पेरिफ्री है उसके थ्योरिस्ट कौन है, रीजनलाइजेशन किसने दिया है, फिर क्यूमुलेटिव कोजेशन किसने दिया है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दी है, ये सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल प्लानिंग इंडिया। देखो पढ़ने में बहुत इजी लगता है कि अरे ये ऐसे क्वेश्चन तो हम कॉमन सेंस से कर ही लेंगे, पर कभी कभार ना क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे दे देता है कि हम नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उनको कम से कम एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इंटर रीजनल डिस्पैरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डेलिनेटिंग ए प्लानिंग रीजन। होमोजेनिटी मेथड होगा, मतलब सिमिलर फिजिकल और इकोनॉमिक फीचर्स होंगे वहाँ। फिर फंक्शनल इंटीग्रेशन होगा, फ्लो ऑफ गुड्स पीपल और सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ओके, फिर मल्टी लेवल हायरार्की इन इंडिया, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्केल्स, लोकल पार्टिसिपेशन, बॉटम अप डेवलपमेंट, रोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ये क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसमें। पहली बात तो देखेंगे कि कौन से जो रीजनल हमारे प्लानर्स हैं वो उन्होंने कितने हमारे मेजर और माइक्रो या मतलब मैक्रो लेवल पे उन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा है, ये नहीं छोड़ना है हमें। और ये नहीं छोड़ना है कि 5 ईयर प्लान्स हैं वो रीजनल लेवल पे कौन से में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 और 2 तो ऑलमोस्ट सबको किसी ने भी एक बार भी पढ़ा हुआ है, तो ये तो पता ही होगा कि दामोदर बोल रही हूँ, सॉरी, हेरोड ने हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा ये मॉडल अपनाया है। फिर पीसी वाला सेकंड में। फिर थर्ड में क्या बताया है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, बिल्ड न्यू टाउन्स एंड प्रिपेयर मास्टर प्लान। ये आप देख लेना, थर्ड में जब भी हमारा देखे कि रीजनल डेवलपमेंट प्लस मास्टर रीजनल प्लान्स जहाँ आ जाए वो थर्ड होगा। फिर ये क्योंकि सारे सेम है, क्योंकि सारा ही हमारा किस पे, रीजनल डेवलपमेंट पे बन रहा है ना, तो सारे में क्या है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय विकास के ऊपर ही ये सारे हैं, पर उसमें कुछ वर्ड्स अलग होंगे, उनका स्पेसिफिक कुछ अलग उनका विकास का एक बिंदु होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें थर्ड में क्या है, मास्टर एंड रीजनल प्लान्स बनाए जाएंगे, न्यू टाउन्स बनाए जाएंगे। फोर्थ में क्या है, स्पेसिफिक एरिया प्रोग्राम, जैसे कि हिल के ऊपर बना दिए, मतलब पहाड़ों के लिए अलग हमारा प्लान बनेगा, सूखे क्षेत्र पे अलग बनेगा और जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग प्लान बनेगा, तो स्पेसिफिक एरिया प्रोग्राम फोर्थ में। फिर सिक्स्थ में क्या होगा, एम्फेसाइज ऑन बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट, द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स के लिए हमारे 6th 5 ईयर प्लान में बात की गई है। और 8th में क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडोप्टेड अ रीजनल अप्रोच
2 एग्रीकल्चरल प्लानिंग टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, एक्सेलरेटिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रोथ, अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स। तो आपको क्या मेजर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है एग्रीकल्चर पे और उसकी ग्रोथ पे, सेल्फ मतलब हम आत्मनिर्भर बने, इसके लिए ये किस पे बात की गई है हमारे 8th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, फिर हमारा आता है सेत्स्युग और गेलेना। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन एंड रीजनलाइजेशन पर काम किया है और पीछे पढ़ चुके हैं कि सोवियत भूगोलवेता हैं और इनकी डेफिनेशन जो है रीजन की वो दी गई है। रीजन इज अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द यूनिटी ऑफ नेचुरल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, फिर मेन प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, फंक्शनल इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स यूनिटी, रीजनलाइजेशन प्रोसेस के स्टेप्स। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया, डिलिमिनेशन ऑफ बाउंड्रीज, हायरार्की फॉर्मेशन, इंटीग्रेशन। फिर एल.एस. भट्ट ने एक डेफिनेशन दी है, रीजन इज एन एरिया विच होमोजीनियस इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनली लिंक्ड विद अदर एरिया। फिर इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो कि पूछा गया है पीछे क्वेश्चन PYQ में। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल प्लानिंग एज पर एल.एस. भट्ट, तो रीजनल बैलेंस हो, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज हो, बैकवर्ड जो रीजन होते हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन हो और स्पेशल इंटीग्रेशन हो। क्राइटेरिया सजेस्टेड बाय एल.एस. भट्ट फॉर डिलिनेटिंग प्लानिंग रीजन इन इंडिया, तो फिजिकल होमोजेनिटी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, सोशल एंड कल्चरल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और फंक्शनल लिंक्स। फिर एल.एस. भट्ट ने इंडियन प्लानिंग कमीशन में योगदान दिया है। उन्होंने क्या काम किया? इंटीग्रेशन रीजन, रिसोर्सेज प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, यूज ऑफ GIS एंड स्पेशल डेटा। फिर एम्फेसाइज ऑन डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, बॉटम अप अप्रोच। फिर इन्होंने 13 प्लानिंग रीजन्स बताए हैं, वो कौन से हैं? एल.एस. भट्ट ने 1972 में 13 प्लानिंग रीजन्स बताए। नॉर्दर्न में कौन सा आता है स्टेट? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। फिर अपर गंगा, मिडल गंगा, लोअर गंगा और नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेस्टर्न मालवा और MP जो रीजन है, कोस्टल महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और सेंट्रल प्लेट्यू। ठीक है, ये तो आपने मास्टर्स में भी किया होगा, ये आया हुआ है मास्टर्स में, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर माइक्रो लेवल प्लानिंग, इसमें ब्लॉक और पंचायत, बॉटम अप अप्रोच, प्लानिंग रीजन्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस डेवलपमेंट यूनिट। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स, फॉर्मल, फंक्शनल और प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बैलेंस्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में ग्रोथ सेंट्रल प्लस माइक्रो प्लानिंग, अप्रोच में स्पेशल प्लस डिसेंट्रलाइजेशन। आपको ज़्यादा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, ये पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया है। फिर टॉपिक और उनके की पॉइंट्स, तो वी नाथ के ऊपर, तो डेफिनेशन में इन्होंने फंक्शनल और होमोजीनियस वर्ड का यूज़ किया, वो तो प्रिंसिपल में बैलेंस्ड, फंक्शनल और पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। और अप्रोच में इन्होंने रिसोर्स, इकोनॉमिक, फंक्शनल और मल्टी लेवल्स। स्ट्रेटजीज में ग्रोथ पोल, रूरल, अर्बन और रिसोर्स बेस्ड। बैकवर्ड एरिया वो स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स। तो ये जो मैंने ये बना रखा है, आप देख रहे हो, ये जो टेबल जैसा कुछ है, ये पीछे हमने जो पढ़ा है सारा कुछ इसी की टेबल बना रखी है, तो कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, फिर CS चंद्रशेखर ने 13 मैक्रो और 35 मेसो रीजन्स बनाए हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मैक्रो एंड मेसो रीजन्स वर डेलिनेटेड बाय द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। तो 13 मैक्रो, फिर से रिपीट हो गया है कि कितना है, 13 इंडिया का मैक्रो और 35 मेसो रीजन्स हैं। ठीक है, फिर रीजनल प्लानर्स भट्ट एंड प्रकाश राव ने, तो 7 है वो मेजर, 51 माइनर। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मेजर और माइक्रो माइनर
मीसो मतलब मीसो, ठीक है, ये सारे ही ज़रूरी हैं। पी सेनगुप्ता 7 और 42, फिर सी एस चंद्रशेखर 1335, वी नाथ 15 और 48। ओके, फिर हमारा एक क्वेश्चन एक नहीं 2 या 3 बार पूछा गया है हमारा नेशनल हाईवे से। वो पूछ लेता है कि नेशनल हाईवे नंबर ये है तो ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, या फिर इसके बीच में पड़ने वाली जो मेन सिटीज़ हैं उनके नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक है कि इवन यानी कि सम नंबर वाले वो जो नेशनल हाईवे हैं वो हमारे उत्तर से दक्षिण क्षेत्र को जोड़ते हैं, और जो अनइवन यानी कि विषम संख्या वाले हैं वो पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो NH-44 है वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू से, तो इसके बीच में मुख्य क्षेत्र कौन से आते हैं या शहर कौन से आते हैं, तो जम्मू, श्रीनगर, लुधियाना, दिल्ली, नागपुर, बेंगलोर, चेन्नई और कन्याकुमारी। फिर 48 में दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई। 16 में चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और कोलकाता। 19 में दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता। फिर 48A अहमदाबाद से मुंबई, तो अहमदाबाद, सूरत, मुंबई। 52 में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो जोधपुर, नागपुर, हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद 8 इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है EAG स्टेट्स कौन से हैं, तो कितने स्टेट्स आते हैं, तो 8 आते हैं। EAG क्या है, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप्स, मतलब द EAG हेल्ड इट्स फर्स्ट बिजनेस सेशन ऑन June 18, 2001, चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर CP ठाकुर। तो इसमें EAG जो है ये क्या करता है, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है इसमें, और कौन से स्टेट्स आते हैं इसमें, तो ये मैप आप छोटा सा देख लो, तो ये मिडल पोर्शन वाले जो हैं तो इसमें पता चल जाएगा कि राजस्थान है, गुजरात है, यूपी है, MP है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। ठीक है, तो 8 स्टेट्स आते हैं। फिर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड प्राइमरी टू ब्रिंग आउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस थ्रू सेल्फ हेल्प। तो सबसे पहले वो ये भी पूछ सकता है कि CDP क्या है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है हमें विलेजेस का, किसके थ्रू, सेल्फ हेल्प के थ्रू। तो अगला क्वेश्चन आया है, अशोक मित्रा यूज्ड 1961 सेंसस ऑफ इंडिया डेटा टू ग्रुप द 7 इंडस्ट्रियल कैटेगरी। पहली बात इन्होंने 1961 का सेंसस का यूज़ किया है और 7 इंडस्ट्रियल कैटेगरी ऑफ वर्कर्स बनाए हैं इनटू द फंक्शनल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेड टाउन और ट्रांसपोर्ट टाउन और सर्विस टाउन, ऐसा ये टाउन्स बनाए हैं, और 7 इंडस्ट्रियल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। फिर अगला आता है काजी अहमद, तो 1904 में इनका जन्म हुआ है, और द जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान और द कम्युनल पैटर्न ऑफ इंडिया इज इंडिया जोग्राफिकली वन, ये इनका काम है। इनके बाद आते हैं अमृतलाल ने 1970 से 80 के बीच में रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इनका रिसर्च पेपर है। फिर 82 में इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ इंडिया, फिर लिखा है 85 में रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पर्सपेक्टिव, फिर 1990s में लिखा है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया है, रीजनल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में प्रमुख काम किया है। प्रमुख विचार, रीजनल डिस्पैरिटी एंड स्पेशल डेवलपमेंट अप्रोच। मुख्य विषय जो इनका भारत की क्षेत्रीय असमानता, संसाधन वितरण और योजना आधारित विकास। दृष्टिकोण है इनका अप्लाइड रीजनल प्लानिंग। तो दृष्टिकोण कौन क्या काम करते हैं, अप्लाइड, मतलब वो वास्तव में कैसे, मतलब सिर्फ थ्योरी में काम नहीं किया है, कि वास्तविक रीजनल प्लानिंग पर इन्होंने काम किया है। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन आता है एसएम रफ़ीउल्लाह, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म याद रखने की ज़रूरत है, वो है कि इन्होंने काम किया है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो प्रमुख पहचान भी इनकी क्या है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और रीजनल एनालिसिस किया है इन्होंने। इनके कार्य में रीजनल डेवलपमेंट मॉडल्स एंड रिसोर्स पोटेंशियल मैपिंग प्रमुख है। दृष्टिकोण इनका सिस्टमैटिक और साइंटिफिक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2013 जो है, जो अब फिलहाल की मनरेगा के नाम से जाना जाता है, ये कितने दिन का काम देने की गारंटी देता है, तो वो
100 दिन के काम देने की गारंटी देता है। फिर पूछा गया है कि इंडिया को, पहली बात तो ये देखो कि इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स बांटे हैं, जो कि हमारा 8th 5 ईयर प्लान है उसमें। तो ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन्स हैं वो किस बेस पे बांटे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्वेश्चन में ही दो नई हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं हमारे पास, और ये किसमें 8th 5 ईयर प्लान में बना है। और इसमें कौन से क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो 15 बांटे हैं वो किस बेस पे बांटे हैं, तो वहाँ के क्लाइमेट पे, सोइल करेक्टरिस्टिक्स पे, रेनफॉल कितनी है और वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये दिखने में अरे बहुत ईजी है, ये तो हम कर ही देंगे, पर ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में दिया गया था सिर्फ ये 3, फिर ये सिर्फ 3, या इनमें से एक कोई, मतलब सिर्फ एक ऐड करना, एक कम करने से भी आंसर गलत हो जाता है ना। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लाइमेट, सोइल करेक्टरिस्टिक्स, रेनफॉल और वाटर अवेलेबिलिटी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट मॉडल कॉटन, जो मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल थी वो तो क्योंकि हमने स्कूल टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1854 में, ठीक है। फिर एनसीआर जो रीजन बनाया गया वो उसका बेस क्या था, क्या क्या चीज़ें देखी थी ये बनाने के लिए, ठीक है, डेलिनेट करने के लिए, चित्र बनाने मतलब चित्रण के लिए, इसके लिए क्या क्या ज़्यादा चीज़ें देखी। तो यहाँ का, क्योंकि यहाँ की फंक्शनल यूनिटी है, इनकी फिजियोग्राफी सेम है, डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सेम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोग्निटिव भी सेम है। फिर अंडर द आरसी एनसीआर पीबी एक्ट ऑफ 1985 के में, ठीक है। तो 4 चीज़ें हैं इसमें भी, फंक्शनल यूनिटी, फिजियोग्राफी, डेमोग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आता है कि पूछता है अगला क्वेश्चन कि पर्सपेक्टिव प्लान्स क्या होते हैं। पर्सपेक्टिव प्लान्स यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान्स, जिसमें 20-22 या 25 साल के लिए एक प्लान बनाया जाता है, वो होते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स। फिर क्वेश्चन था कि ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर बनाया है, तो चंडीगढ़ बनाया है। फिर इसके अलावा, अगर ये तो है ही क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही है बहुत बार, पर इसके अलावा आ जाता है कि ये ऊपर ये 2 ऑप्शन मैंने ऐड कर दिए हैं, चार्ल्स ने और एडविन ने कौन सा बनाया, तो चार्ल्स ने नवी मुंबई और एडविन ने न्यू दिल्ली के ऊपर काम किया है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है आदित्यपुर SEZ कहाँ पे है, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आदित्यपुर वो जमशेदपुर झारखंड पर मतलब बनाया गया है। कौन सा किस चीज़ पे फोकस करता है, तो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे बनी हुई हैं। फिर कंकरेंट लिस्ट में कौन से टॉपिक आते हैं या कितने टॉपिक हैं, तो 52 टॉपिक्स हैं, ये पूछा गया था। इसके अलावा अगर कभी ये पूछ ले कि कौन से हैं, तो मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि प्राइस कंट्रोल जो है, क्रिमिनल लॉ है, और क्रिमिनल प्रोसीड जो है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एविडेंस एंड ओथ, और इनलैंड शिपिंग, और ये सारी चीज़ें, मैरिज और डाइवोर्स, नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, ट्रेड यूनियंस, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ किस में आती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया है मैच ऑफ द फॉलोइंग का, एक साइड उन्होंने लिख दिया मैक्रो और एक तरफ लिख दिया मैसो। तो बताओ इसमें मतलब कौन सा किस में पड़ता है, तो सेंट्रल में बस्तर है, वेस्टर्न में हमारा सौराष्ट्र है, साउथ में मालनद है, और ईस्टर्न में हमारा दामोदर वैली है। हमारा रीजनल प्लानिंग यही हो गया है पूरा। हाँ, ये भी है कि चिपको मूवमेंट 1970s में यूके हिल्स में बना, जो कि उस टाइम पे ये क्या था, यूपी का पार्ट था। तो चिपको मूवमेंट कब हुआ और कौन से स्टेट में था, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट रोड नेटवर्क कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद यूपी, राजस्थान, MP, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आपको ये मैं जितने बताती हूँ, ये 7, 8, 5 जितने भी हैं वो सारे याद करने हैं, क्योंकि वो कभी बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो नंबर 1 और 2 को दे देता है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि समझ मतलब बहुत ही आसानी से ध्यान रह जाता है नंबर 1 या 2, फिर बाद वाले याद रखने में मुश्किल होती है। तो वो चालाक है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी पहले ये 2 या 3 कर ले तो सभी के आसानी से हो जाते हैं, इसलिए इतने आसान क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। फिर हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क लेंथ, तो यूपी में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर MP में, फिर राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि सेव साइलेंट वैली, ये कहाँ पे है, केरल में, और 1973 में ये हमारा मूवमेंट हुआ था, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगी। थैंक यू।